देवी एपिसोड 4। निकल जा यहाँ से, कैलाश की बीवी चिल्लाई। यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है, आवारा कमीनी। तुझे और कोई घर नहीं मिला? भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, फूलन ने इल्तिजा की। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, वो सब मुझे मार डालेंगे। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागी हूँ। कैलाश मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। मुझको अपने घर से मत निकालो, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। उधर सारा गांव मेरा दुश्मन हो गया है, कोई भी अपना नहीं रहा। कैलाश परेशान हो गया। वो फूलन की मदद नहीं कर सकता था। वो जानता था कि गांव का कोई घर फूलन को पनाह देने पर तैयार नहीं होगा, ना ही वो उसे अपने घर में रख सकता था। उसके रिश्तेदार इस मामले में कोई बात सुनने पर तैयार नहीं थे, और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनसे अपनी कोई बात मनवा सकता। फूलन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा। तुम क्या सोचकर यहाँ आई हो? क्या तुम्हें यहाँ के हालात मालूम नहीं थे? तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं जान बचा के भागी हूं, फूलन ने रोते हुए कहा। जालिमों ने मुझे एक घर में बंद कर रखा था। मैंने 2 रातों से कुछ नहीं खाया। क्या तुझे मेरी हालत ना दिखे है? देख तो मुझे, कितना तेज बुखार है। कैलाश ने उसकी नब्ज देखी और अपनी बीवी से बोला, इसे तो वाकई बहुत तेज बुखार है। अरे मेरी जूती से, बीवी बोली। बुखार है तो हुआ करे, ये कोई दवाखाना नहीं है। बाहर फेंक इस बीमारी को, कैलाश ने डरते डरते कहा। बुखार में कहाँ जाएगी? एक रात रह लेने दे, कल सुबह वापस चली जाएगी। मैं तो इसकी टांगें तोड़ दूंगी। अगर तुझे इसके साथ हमदर्दी है तो तू भी निकल जा। मैं इस नहुसत को यहां नहीं रख सकती। अरे जिसके लिए उसके बाप के घर में जगह नहीं है, उसे हम क्यों रखें? फूलन देवी से मोहब्बत का दम भरने वाले कैलाश ने भी आंखें फेर लीं। वो बीवी को एक तरफ ले जाकर बोला, ज्यादा शोर मत मचा, मैं अभी इसका बंदोबस्त करता हूं। फिर उसने अपने एक रिश्तेदार को खुफिया पैगाम देकर डाकुओं के अड्डे पर भेज दिया। कैलाश की बीवी और उसके रिश्तेदार चुप हो गए। कैलाश ने फूलन से कहा कि उसने अपने एक दोस्त के घर में उसकी रिहाइश का इंतज़ाम किया है। वो थोड़ी देर में उसे आकर ले जाएगा। थकन से चूर फूलन देवी को तसल्ली की कोई भी बात धोखा दे सकती थी। वो एक कोने में बैठकर इंतज़ार करने लगी। कैलाश ने उसे कुछ बचा खुचा खाना ला कर दिया और उससे हाल अहवाल पूछने लगा। फूलन ने अपनी गिरफ्तारी और जमानत लेने वालों की हवस परस्ती का सारा किस्सा सुना दिया। ये सुनकर कैलाश ने चालाकी से कहा, फिर तो तेरा गांव में रहना ठीक नहीं। मैं तुझे ऐसी जगह भिजवा देता हूं जहां ठाकरों के नापाक हाथ तुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। कैलाश, क्या तू अब भी मेरे से मोहब्बत करे है? फूलन ने पूछा। कैलाश ने जवाब देने में तामुल किया। उसे मालूम था कि उसकी बीवी छुपकर उनकी बातें सुन रही होगी। बोला, तूने कोई दवाई भी खाई है या नहीं? दवाई? फूलन ने कहा। तुम भी अजीब बात करो हो। दवाई कहाँ से लेती? सीधी यहीं पर आई हूं। तेरे पास कोई दवाई हो तो ले आ। मेरे पास तो दवाई नहीं है। मैं अपने दोस्त से कह दूंगा कि वो तुझे दवाई वगैरह दे दे। अब तू कोई चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद एक बैलगाड़ी कैलाश के दरवाजे पर पहुंची, जिसमें 2 तनोमंद नौजवान सवार थे। कैलाश फौरन बाहर गया और दोनों नौजवानों के साथ राजदाराना अंदाज में कुछ देर तक बातें करता रहा। फिर अंदर जाकर फूलन को साथ लाया और बैलगाड़ी में सवार करा दिया।
एक नौजवान ने बैलों को चाबक दिखाया और बैलगाड़ी अपनी मखसूस आवाज़ निकालती हुई वापस चल पड़ी। फूलन बैलगाड़ी पर सवार होते ही चादर लपेट कर लेट गई। उसे कुछ पता नहीं था कि बैलगाड़ी कहाँ जा रही थी, ना ही उसे इस बात की फिक्र थी। बैलगाड़ी गांव की हदूद से निकलकर घाटियों में दाखिल हो गई। यहाँ पर मुनासिब मालूम होता है कि सामईन को वादी चंबल की थोड़ी सी तफसील बता दी जाए। वादी चंबल में बागियों का सिलसिला 12वीं सदी से शुरू होता है। 12वीं सदी में जब तोमार हुक्मरानों को चौहानों ने दिल्ली से मार भगाया तो उन्होंने इस वादी में पनाह ली और यहाँ बैठकर छापा मार जंग लड़ते रहे। इन ऊंची ऊंची घाटियों और भूल भुलैयों में अगर कोई अनजान आदमी दाखिल हो जाए तो उसके लिए वापसी का रास्ता तलाश करना दुश्वार हो जाता है। 15वीं सदी में जब मुग़ल फातहीन ने हिंदुस्तान फतह किया तो हिंदू शहजादों ने इन घाटियों में पनाह ली। हिंदुस्तान की हुकूमतें वक्तन फ़वक्तन इस इलाके को बागियों और डाकुओं से साफ़ करने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन आज तक ये इलाका डाकुओं की आमाजगाह है। इसकी जुमला वजूहात में से एक वजह यह भी है कि इर्द गिर्द के देहात में रहने वाले लोग डाकुओं के साथ हर तरह का तावन करते हैं। न सिर्फ खाना पीना, रिहाइश और पनाह फराम करते हैं, बल्कि उन्हें पुलिस की नकलो हरकत से भी आगाह करते रहते हैं। बेशतर देहाती उन्हें अपने हीरो और मुजाहिदीन आज़ादी समझते हैं। ये था इस वादी का कुछ अहवाल जिसकी तरफ फूलन देवी की बैलगाड़ी चल रही थी। एक लंबा फासला तय करने के बाद बैलगाड़ी रुक गई और गाड़ी बान, जिसका नाम हम शंकर फर्ज कर लेते हैं, फूलन को बताने लगा कि आगे का रास्ता पैदल तय करना पड़ेगा। खाना खाने और गाड़ी पर आराम करने की वजह से फूलन पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। उसने शक आलूद नज़रों से शंकर को घूरा और इर्द गिर्द देखती हुई बोली, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? देवी जी, हमारे को आंखें मत दिखाओ। शंकर बोला, हम तो तुम्हें नहीं लाए, तुम खुद ही हमारे साथ आई हो। कहो तो वापस छोड़ आए, लेकिन अब कैलाश अपना दरवाज़ा नहीं खोलने का। फूलन संभल कर बैठ गई। पर यह जगह कौन सी है? ये जंगल है जी, इसमें टीले और खाटियां हैं, आगे दरिया भी है, पर इसका कोई नाम नहीं है। शायद हो भी, मगर हम नहीं जानते। और तू कहवे है कि आगे पैदल चलना पड़ेगा? फूलन ने कहा, हमने यही कहा है जी। परंतु क्यों बैलगाड़ी ना जावे है आगे? बैलगाड़ी यूं ना आगे जा सके कि इसके पहिए बहुत चौड़े हैं और रास्ता तंग है। तो फिर कोई दूसरा रास्ता देख लेना। हमको नजर ना आवे है वो दूसरा रास्ता। तेरी नजर ज्यादा तेज होवे तो तू देख ले। मेरे साथ ठीक से बात कर, फूलन ने कहा। मैं पहले ही बहुत दुखी हूं। इस वादी में रहने वाले सब दुखी हैं देवी जी, शंकर ने कहा। खुद सोचो, कौन अपना घर बार छोड़कर जंगलों में बसता है, लेकिन हम इस दुख को जान से नहीं लगाते। खूब हंसते हैं, शोर मचाते हैं, कहके लगाते हैं और जंगल में मंगल कर देते हैं। ये कहकर वो बैलगाड़ी को वापस मोड़ने लगा। फूलन तजब्जब में पड़ी, वापस चली जाए या आगे का सफर जारी रखे। तो चलें फिर, शंकर ने पूछा। मेरी तबीयत खराब है, अगर मैं रास्ते में गिर पड़ी तो फिर क्या होगा? होगा क्या, हम तुझे कांधों पर उठा लेंगे। बिलाखिर फूलन शंकर के पीछे चल पड़ी। उसकी तबीयत खराब थी और वो ना हमवार कच्चे रास्ते पर लड़खड़ाती हुई चल रही थी। उसका लिबास खुद रोज झाड़ियों से बार बार उलझ रहा था। वो काफ़ी देर तक टीलों, झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते रहे। बिलाखिर दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां चंद खैमे नस्ब थे। उस वक्त रात हो चुकी थी और चंद अफराद अलाव के गिर्द बैठे थे। उनमें से एक शख्स फूलन की पजीराई के लिए उठा। फूलन उसे पहले भी देख चुकी थी।
वो विक्रम मल्लाह था जिसे उसने कुहानी नामी गांव में देखा था। आओ आओ फूलन देवी, विक्रम मल्लाह ने कहा। इस बदमाश ने तुम्हें रास्ते में तंग तो नहीं किया? नहीं, इसने मेरे साथ कोई छेड़खानी नहीं की, फूलन जमीन पर बैठती हुई बोली। शरीफ आदमी लगे है, विक्रम मल्लाह ने कहका लगाया और बोला। इस दुनिया में कोई भी शरीफ नहीं है, सब मतलब के यार हैं। मैं भी शरीफ नहीं हूं, तू भी शरीफ नहीं है। यहां जो शरीफ बनने की कोशिश करता है वो धोखा खाता है, जलील होता है, गोली खाता है या जेल जाता है। छोड़ इन बातों को। कैसी तबीयत है तेरी? बोल, कुछ खाए पिएगी या आराम करेगी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फूलन ने कहा। मैं आराम करूंगी। इतने में एक बारोब शख्स खैमा से निकला और झूमता झामता फूलन के सामने जा खड़ा हुआ। अलाव के गिर्द बैठे हुए डाकू जो विक्रम मल्लाह की बातों पर कहका लगा रहे थे, एकदम चुप हो गए और फूलन की तरफ मुतवक्को नज़रों से देखने लगे। ये है हमारा सरदार फूलन देवी, विक्रम मल्लाह ने कहा। बाबू गुज्जर इसका नाम है, उठकर इसे प्रणाम कर। लेकिन कबल इसके कि फूलन खड़ी होती, बाबू गुज्जर ने फूलन की चादर को मजबूत मुट्ठी में जकड़ा और एक झटके से उसे सीधा खड़ा कर दिया, बल्कि कुछ ऊंचा ही कर दिया। फूलन को तकलीफ से बचने के लिए पंजों के बल खड़ा होना पड़ा। बाबू गुज्जर ने कुछ इस तरह फूलन के चेहरे का जायजा लिया जैसे कसाई बकरी का जायजा लेता है। क्यों री सुंदरी, क्या नाम है तेरा? नाम पूछे है या जान लेवे है? फूलन ने कहा। मेरा नाम फूलन देवी है, चादर तो छोड़ मेरी। अलाव के गिर्द बैठे हुए डाकुओं ने जोरदार कहका लगाया। बाबू गुज्जर ने फूलन को छोड़ दिया और बोला, इसको किसी ने कुछ खाने पीने को भी दिया है या नहीं? अंदाज ऐसा ही था जैसे भेड़ बकरी के चारे की बात कर रहा हो। ये बीमार है उस्ताद, शंकर ने कहा। इसे ताप चढ़ा हुआ है। 4 दिन हमारे पास रहेगी तो सारा ताप उतर जाएगा, बाबू गुज्जर ने कहा और फूलन के माथे को छूकर देखा। विक्रम, इसे खेमे में ले जा और 2 गोलियां भी खिला देना। फिर वो फूलन से मुखातिब हुआ। कुछ खाए पिएगी? भूख लगी है? फूलन ने नफ़ी में सर हिलाया, बोली, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, सिर्फ आराम करूंगी। ठीक है, बाबू गुज्जर ने कहा। खूब आराम कर, पर दवाई ज़रूर खा लेना। ओए शंकर, इसे एक गिलास दूध दे देना। फूलन ने दवाई खाई, दूध पिया और खैमा में जाकर सो गई। 2 रातें आराम करने के बाद उसका बुखार उतर गया और वो खुद को हशाश बशाश महसूस करने लगी। ताहम वो बाबू गुज्जर के रवैये से बहुत खौफजदा थी और जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी। उसने डाकुओं से बातों बातों में वापसी के रास्ते के बारे में भी पूछ लिया था। तीसरे रोज़ रात के खाने के बाद बाबू गुज्जर ने खूब शराब पी ली। फूलन समझ गई कि वो क्या चाहता है। वो इससे पहले भी इस किस्म की भयानक सूरत हाल से 2-4 हो चुकी थी। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुज़ाहमत भी की थी और बुरी तरह मार भी खाई थी। इस जंगल में तो उसके लिए कोई जाए पनाह नहीं थी। जब उसकी खरमस्तियां हद से बढ़ी तो फूलन देवी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। एक डाकू ने उसके रास्ते में टांग अड़ा दी। वो मुंह के बल गिरी, लेकिन चोटों की परवाह किए बगैर फौरन उठकर भागने लगी। मगर बाबू गुज्जर ने उसके बाल पकड़ लिए और कहका लगाते हुए उसके मुंह पर चंद थप्पड़ लगाए। हाँ री छोरी, उसने कहा, देखूं तो कितना दम है तेरे अंदर। फूलन खौफजदा नज़रों से बाबू गुज्जर की तरफ देखती हुई बोली, छोड़ दे मुझे, मैं तेरे दोस्त की बीवी हूं, कैलाश की बीवी।
लेकिन बाबू गुजर ने कुछ नहीं सुना। वो उसे घसीटता हुआ अपने खैमे की तरफ ले चला और रात पहले से ज़्यादा तारीक हो गई। चंद घंटों बाद वो घुटनों में सर दिए अपनी हालत पर अफसोस कर रही थी। क्या ज़मीन पर उसके लिए कोई जाए पनाह नहीं? भूखे भेड़िए कब तक उसकी बोटियां नोचते रहेंगे? उसने सोचा, क्या उसे उन्हीं डाकुओं को अपना मुकद्दर समझ लेना चाहिए या वहां से भाग जाना बेहतर है? वो पुलिस मुकाबलों में डाकुओं की हलाकत के किस्से सुन चुकी थी। पुलिस डाकुओं के मामला में बहुत बेरहम थी। इस ज़िमन में औरत और मर्द की कोई तमीज़ नहीं की जाती थी, बल्कि औरतों के साथ ज़्यादा बेरहमी का सलूक किया जाता था। ये सब कुछ सोचकर उसने भाग जाना ही मुनासिब समझा। उस वक्त तमाम डाकू सो चुके थे और जिस खैमा में वो बैठी थी उसमें बाबू गुजर के खराटों की आवाज़ गूंज रही थी। वो चुपके से बाहर निकली और एक तरफ चल पड़ी। अभी वो चंद कदम ही चली थी कि उसके कानों में एक तहकुमाना आवाज़ उभरी, रुक जाओ, कौन हो तुम? वो कोई रात की ड्यूटी वाला डाकू था। फूलन घबरा कर बोली, मैं हूं फूलन देवी। डाकू ने राइफल नीचे कर ली और बोला, अच्छा अच्छा, तू फूलन देवी है। किसे ढूंढ रही है इस वक्त? मैं ज़रा जंगल फिरने जा रही हूं, फूलन ने बहाना किया। उस टीले के पीछे चली जा। डाकू ने एक टीले की तरफ इशारा किया। लेकिन ज़्यादा दूर मत जाइयो, रास्ता भूल जाएगी। अगर रास्ता भूल गई तो तुझे आवाज़ दे लूँगी, फूलन ने कहा और टीले की ओट में चली गई। वहां पहुंचकर उसने सिमत का तयन किया और अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। ताहम वो मुख्तात अंदाज में कदम उठा रही थी, झाड़ियों और पौधों से बचती बचाती चल रही थी। ज़रा सी गलती पहरा देने वाले डाकू के कान खड़े कर सकती थी। दूसरे टीले के अकब में पहुंचने के बाद उसने दौड़ लगा दी और फिर वो दौड़ती ही चली गई। उसने ना तो तारीकी की परवाह की और ना ही जंगली जानवरों की, क्योंकि जिस जानवर से वो जान बचाकर भाग रही थी वो तमाम जानवरों से ज़्यादा खौफनाक था। एक तवील और थका देने वाले सफ़र के बाद बिलाखिर वो अपने गांव पहुंच गई। उसके घर वाले यही समझ रहे थे कि वो ठाकरों के घर में महफूज थी। उसकी माँ ने जब उसे परेशानी के आलम में देखा तो सर पीट लिया। हाय राम, उसने कहा, तुझे क्या हुआ है? कहाँ से आ रही हो इस वक्त? फूलन फूट फूट कर रोने लगी। जेल से छूट कर आ रही हूं। तेरे बाप ने तो 5 दिन पहले तेरे छूटने की खबर सुनाई थी, तो आज कौन सी जेल से छूटी है? तूने मेरे बाप से यह ना पूछा कि वो मुझे घर क्यों नहीं लाया? पूछा क्यों नहीं था? मूला ने कहा, वो कहवे था कि ठाकरों ने तुझे अपने घर में रख लिया है। उन्होंने तेरी जमानत पर जो पैसा खर्च किया है उसके बदले तू उनके घर में चाकरी करेगी। उन्होंने अपना पैसा वसूल कर लिया है। अभी तो तू यूं कहवे थी कि तू जेल से छूट कर आई है। तू क्या जाने मां के इस देश में कितनी जेलें हैं, फूलन ने कहा। अब ये दुआ कर कि आगे खैरियत हो। उसने अपने साथ पेश आने वाले मजालिम की कहानियां मां को नहीं सुनाई। वो ये दाग कैसे दिखाती, मां के मुंह पर कैसे वो कालक मलती जो उसके मुंह पर मली जा चुकी थी। उसने सोचा वक्त सारे जख्मों को मुंदमिल कर देगा। रफ्ता रफ्ता वो इन दुख भरी कहानियों को भूल जाएगी। उसे ज़्यादा डर ठाकरों का था, लेकिन वो उसके पीछे नहीं आए। चंद रोज़ के बाद फूलन ने एक बार फिर घर के काम संभाल लिए। इसके अलावा वो अपनी छोटी बहनों और भाई शिव नारायण की देखभाल भी करती। शिव नारायण से उसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी, क्योंकि वो उसका अकलौता भाई था। वो बहुत सीधा लड़का था और कोई गलत काम नहीं करता था। फूलन जब मवेशी चराने जाती तो उसे भी साथ ले जाती। वहाँ पर दोनों खेलों के अलावा कबड्डी भी खेलते और खूब कह कहे लगाते।
गो दोनों की उम्रों में 6-7 साल का फर्क था, लेकिन फूलन माँ की तरह छोटे भाई का ख्याल रखती थी। जब उसे मुकदमे की पेशी के सिलसिले में उराया जाना पड़ता तो वो शिव नारायण को साथ ले जाती। दोनों बैलगाड़ी पर वहां जाते और अगली तारीख लेकर वापस आ जाते। अदालत में उसने जे करण सिंह और नारायण सिंह के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला। वो उसके ज़मानती थे और अगर वो ज़मानत मनसूख कर देते तो उसे दोबारा जेल जाना पड़ता। इस दौरान सावन का मौसम शुरू हो गया और बारिशों की वजह से फूलन को अदालत पहुंचने के लिए खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता, लेकिन अदालत में हाजिरी देना बहुत ज़रूरी था। मौसम ख्वाह कैसा ही क्यों ना हो, गैर हाजिरी की सूरत में उसकी ज़मानत मनसूख हो सकती थी। जुलाई 1979 की एक शाम जब बड़े ज़ोरों की बारिश हो रही थी, गांव के सरपंच का एक मुलाजिम दौड़ता हुआ फूलन के घर आया। वो सर से पैर तक पानी में भीगा हुआ था और बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने आते ही कहा, चचा देवदीन, चचा देवदीन, फूलन का कुछ बंदोबस्त कर ले। देवदीन घबरा कर बोला, क्यों, क्या हुआ? घर के दीगर अफराद भी जमा हो गए। दरिया के किनारे डाकुओं ने डेरा लगाया है और गांव पर हमला करने वाले हैं। फूलन बोली, पर तू मेरा नाम क्यों लेवे है? गांव के एक आदमी ने डाकुओं की जुबानी तेरा नाम सुना है। मुलाजिम ने कहा, एक डाकू कह रहा था कि ये फूलन देवी चीज क्या है, एक औरत ही तो है। आज हम उसकी नाक काट देंगे ताकि वो दोबारा किसी के साथ धोखा न कर सके। जब फूलन के घर वालों ने ये बात सुनी तो वो परेशान हो गए। एक दूसरे से पूछने लगे कि अब क्या किया जाए। देवदीन ने फूलन से कहा, तुझे कहीं जाकर छुप जाना चाहिए। तू कैसी बातें करे है? फूलन ने कहा, इस गांव में मुझे कौन पनाह देगा? लोग तो मेरे साए से भी भागे हैं। तू जल्दी से थाने चला जा। मूला ने शोहर को मशवरा दिया। छुपने छुपाने का कोई फायदा ना होगा। ये डाकू सारे गांव को मुसीबत में डालेंगे। अभी वक्त है, चुपके से निकल जा। तेरा दिमाग ठिकाने पर है? देवदीन ने कहा, कल्पी थाना यहां से 3 मील दूर है। इस बारिश में तो 3 कदम भी चलना मुश्किल है। हाँ हाँ, अगर भगवान ने बेटा दिया होता तो आज ये मुसीबत हमारे घर पर न पड़ती। फूलन गुस्से से बोली, तेरी इन्हीं बातों ने हमें मुसीबत में डाल रखा है। जितनी मुसीबतें मुझ पर पड़ी हैं, अगर बेटे पर पड़ती तो वो अब तक खत्म हो चुका होता। बैठा रह घर के अंदर, मैं खुद थाने जाऊंगी। बारिश है तो क्या हुआ? तू इस बारिश के अंदर अकेली घर से निकलेगी? देवदीन ने कहा, मत जा, रास्ता ठीक नहीं है। घर में बैठ के तो नाक ना कटवाई जाए है मुझसे। मूला ने शोहर से कहा, तू ही हिम्मत कर ले, किसी से साइकिल मांग के ले जा। लेकिन देवदीन तैयार नहीं हुआ। इस असना में फूलन ने चादर सर पर डाली और घर से निकल गई। बाहर जोरों की बारिश थी। हर तरफ पानी ही पानी नजर आता था। कल्पी वहां से 3 मील के फासले पर था। फूलन ने यह सारा फासला तकरीबन दौड़ते हुए तय किया। अगरचे उसे पुलिस वालों से नफरत थी और वो उनसे मदद लेना पसंद नहीं करती थी, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपने से ज्यादा उसे अपने कुंबे की फिक्र थी। जब वो गांव की हदूद में वापस पहुंची तो रात गहरी हो चुकी थी और गलियां और बाजार सुनसान पड़े थे। हर तरफ मकानों की छतों से बहने वाले परनालों की पुरशोर आवाज गूंज रही थी, लेकिन किसी इंसान की आवाज सुनाई नहीं देती थी। फूलन का ख्याल था कि उसके घर वाले बेचैनी के साथ उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन वो सब गहरी नींद सो रहे थे, जैसे कोई बात ही ना हुई हो। फूलन ने देखा कि उनके मवेशी बारिश में खड़े भीग रहे थे। उनमें सफ़ेद रंग की वो गाय भी थी जिसे वो बहुत पसंद करती थी।
अगरचे वो बहुत थक चुकी थी और बारिश की वजह से उसका बुरा हाल था, लेकिन उसने अंदर जाने से पहले सारे मवेशियों को छप्पर के नीचे बांधा और उन पर बोरियां डाल दी। खटपट की आवाज़ सुनकर मूला की आंख खुल गई और जब उसे पता चला कि बाहर फूलन है तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, फूलन तू आ गई। ये सारे मवेशी बारिश में भीग रहे थे। फूलन अंदर दाखिल हो गई। किसी ने इनकी परवाह ही नहीं की। सुबह तक सारे बीमार पड़ जाते। डाकुओं के डर से कोई बाहर ना निकले था। तू जल्दी से कपड़े बदल ले, पुलिस को खबर कर आई है। रपट तो लिखा दी है, फूलन ने कहा और कपड़े तब्दील करने लगी। ठंड की वजह से उसका बदन कपकपा रहा था, पर पुलिस बारिश थमने के बाद ही आवेगी। भगवान खैर करेगा, अब तू सो जा। फूलन कोने में रखे बिस्तर पर लेट गई। मूला ने उसके ऊपर चादर और चादर के ऊपर मैले कपड़े डाल दिए। बोली, अगर कुछ गड़बड़ हो तो उठना मत, इधर ही पड़ी रहना। फूलन कुछ नहीं बोली। वो यही उम्मीद कर रही थी कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो पुलिस और डाकुओं के हाथों बहुत तकलीफ उठा चुकी थी और अब मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद उस पर नींद गालिब आ गई। तकरीबन 2 घंटे बाद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आधी रात के वक्त दरवाजे पर कौन था? दस्तक दोबारा सुनाई दी। सबकी आंख खुल गई, लेकिन कोई अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकला। लम्हा भर के बाद बाहर से सरपंच के मुलाजिम की आवाज़ उभरी। वो दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था। ये वही मुलाजिम था जिसने डाकुओं की आमद की खबर दी थी। फूलन और उसका छोटा भाई पहले कमरे में सोए हुए थे और उनके माँ बाप दूसरे कमरे में थे। फूलन के छोटे भाई शिवनारायण ने मुलाजिम की आवाज़ सुनी तो उठकर दरवाज़ा खोल दिया। उसके साथ ही कोई शख्स उसे एक तरफ हटाता हुआ अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे 3 आदमी और थे, वो भी अंदर दाखिल हो गए। शिवनारायण के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो समझ गया कि अंदर दाखिल होने वाले डाकू थे। एक डाकू ने उसे बाजू से पकड़कर झटका दिया और बोला, फूलन देवी किधर है? शिवनारायण दहशत की वजह से चीखने लगा। फूलन देवी? डाकू ने बुलंद आवाज से कहा, बाहर निकल आ, हम तुझे लेने आए हैं। कपड़ों के नीचे दुबकी फूलन ने ये आवाज़ें पहचान ली। वो बाबू गुजर और विक्रम मल्लाह की आवाज़ें थीं। वो अपनी जगह पर साकित हो गई। डाकुओं ने टार्च रोशन की और कमरे में सरसरी नज़र डालने के बाद दूसरे दरवाजे से निकलकर दरमियानी कमरे में चले गए। किसी ने कपड़ों के ढेर के नीचे नहीं देखा। दूसरे कमरे में उन्होंने देवदीन और मूला को बिस्तरों से खींचकर बाहर निकाला। ओ बुड्ढे! विक्रम मल्लाह ने देवदीन को धक्का दिया। किधर है तेरी छोकरी? किस कोने में छुपा रखा है तूने उसे? दूसरे 2 डाकू सामान को उलटने पलटने लगे। उन्होंने बिस्तर उठाकर बाहर फेंक दिए, चारपाइयां उलट दीं। फिर यही काम तीसरे कमरे में भी किया। बोलता क्यों नहीं बुड्ढे? बाबू गुजर ने कहा। फूलन देवी कहाँ है? देवदीन थर थर कांपता हुआ बोला, यहीं थी जी। यहां कहाँ है? इन दीवारों के अंदर या इस फर्श के नीचे? तू बोल बुढ़िया, कहाँ है तेरी लाडली? मुझे कुछ नहीं मालूम है जी, रात को घर में थी। एक डाकू बोला, किसी से मिलने चली गई होगी। इस बुढ़े को ले चलो, खुद ही पीछे चली आएगी। इस बुढ़े बैल को कहाँ साथ लिए फिरेंगे? विक्रम मल्लाह बोला, नहीं बताता तो गोली मार दो इसको। बोल, नहीं तो अभी तेरे पेट में सुराख कर दूंगा। विक्रम मल्लाह ने राइफल सीधी की तो देवदीन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा।
बाबू गुजर शिव नारायण की तरफ देखता हुआ बोला, इस छोकरे को साथ ले चलो। उधर कपड़ों के नीचे दुबकी हुई फूलन देवी भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से पुलिस यहाँ पहुँच जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि ड्यूटी ऑफिसर ने फूलन की रिपोर्ट को संजीदगी से नहीं लिया था। एक बेहैसियत हरिजन लड़की की रिपोर्ट की क्या अहमियत थी। पुलिस एक गरीब गांव के लिए आधी रात के वक्त अपना आराम कुर्बान करने पर तैयार नहीं थी। दूसरी बात यह थी कि डाकुओं ने अपने चंद आदमियों को गांव में दाखिल होने वाले रास्तों पर मुतय्यन कर रखा था। अगर कोई पुलिस पार्टी गांव की तरफ आती दिखाई देती तो वो मखसूस सिग्नल के जरिए अपने साथियों को खबरदार कर देते। बाबू गुजर ने 10-11 साला शिव नारायण को बाजू से पकड़ लिया और उसे घसीटता हुआ बाहर ले चला। लड़के ने दोबारा चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उसके माँ बाप बोलना तो कुजा, सांस भी आहिस्ता आहिस्ता ले रहे थे। उन्हें मालूम था कि इन डाकुओं की नज़र में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। उनके जी में आता तो 1 मिनट के अंदर पूरे खानदान को छलनी करके रख देते। विक्रम मल्लाह देवदीन से मुखातिब होकर बोला, सुन बुड्ढे, फूलन को 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे डेरे पर पहुंचा देना, वरना फिर आकर इस छोकरे की लाश ले जाना। माँ मुझे बचा लो, शिव नारायण चिल्ला रहा था। माँ मुझे रोक लो, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। मुझे रोक लो, मैं नहीं जाऊंगा। ये लोग मुझे मार डालेंगे। ओए चुप कर, बाबू गुजर गरजा, नहीं तो इधर ही गोली मार दूंगा। तब फूलन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो कपड़ों के नीचे से निकल आई और बोली, बाबू गुजर, इस मासूम को छोड़ दे, इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, इस पर क्यों जुल्म करे है। बाबू गुजर ने शिव नारायण को छोड़ दिया और शोला फिशा नजरों से फूलन की तरफ देखने लगा। फूलन देवी आगे बढ़ती हुई बोली, मुझे लेने आए थे ना, तो मैं आ गई हूं। शिव नारायण दौड़कर फूलन से लिपट गया। विक्रम मल्लाह ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। बाबू गुज्जर बोला, तू कहां छुपी थी। विक्रम मल्लाह ने फूलन को धक्का दिया और फिर बाजू पकड़कर खींचता हुआ बोला, चल हमारे साथ, कोई अगड़म तगड़म की तो यहीं पर तेरी नाक काट दूंगा। धक्के क्यों देते हो, फूलन ने कहा, मैं तो खुद ही चल रही हूं। बारिश थम चुकी थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मुसलसल बहने वाले परनालों का शोर भी मादूम हो चुका था। फूलन ने आखिरी बार घर पर नजर डाली, जो तारीकी और सन्नाटे में लिपटा हुआ था। माँ बाप शादी के वक्त आहों और आंसुओं के दरमियान अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, लेकिन वो अजीब रुखसती थी कि किसी के सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। फूलन को मालूम था कि उसके माँ बाप तारीक दरवाजे में खड़े थे, लेकिन दहशत ने उनकी जुबानें गंग कर दी थीं। वो खामोश तमाशाई की तरह बेटी की रुखसती का मंजर देख रहे थे और फूलन हसरत से अपने घर को देख रही थी। वो सोच रही थी कि शायद अब कभी इस घर में लौट के नहीं आ सकेगी। उसने सरपंच के मुलाजिम को एक तारीक गोशे में खड़े देखा। वो सुबह होने से पहले गांव में ये खबर फैला देगा कि फूलन अपनी मर्जी से डाकुओं के साथ चली गई है, और फूलन खूब जानती थी कि गांव वाले इस झूठ को फौरन कबूल कर लेंगे, क्योंकि वो उसके बारे में हमेशा किसी बुरी खबर के मुंतज़िर रहते थे। गांव की गलियों में सकूते मर्ग तारी था, हालांकि ज्यादा लोग जाग चुके थे और तारीक खिड़कियों से झांक रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद फूलन के कानों में रोने और वावेला करने की आवाज़ें आईं। वो आवाज़ें इसके लिए अजनबी नहीं थीं, क्योंकि वो उसके घर से आ रही थीं। डाकू उसके साथ छेड़खानी करते हुए चल रहे थे। अगर वो इधर उधर देखने की कोशिश करती तो उसे धक्के खाने पड़ते। चंद मिनटों के अंदर डाकू उसे लिए हुए दरिया के किनारे पहुंच गए। वहां एक कश्ती उनकी मुंतजिर थी। कश्ती के करीब पहुंचकर बाबू गुजर ने फूलन को धक्का दिया और कश्ती में बैठने का हुक्म दिया। एक डाकू ने कहा,
सरदार, तुम्हारा प्रोग्राम तो कुछ और था। प्रोग्राम उनका ये था कि वो पहले फूलन की नाक काटेंगे और फिर उसे कत्ल करके लाश दरिया में फेंक देंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, बाबू गुजर ने पुरख्याल लहजे में कहा। मैं छोकरी से कुछ खिदमत लेना चाहता हूं। विक्रम मल्लाह ने दबी जुबान में एहतजाज किया। बोला, खिदमत का हक तो मेरा है, क्योंकि अगवा की तजवीज़ मेरी थी। कश्ती होले होले दूसरे साहिल की तरफ बढ़ने लगी। ये शेर का शिकार है विक्रम, बाबू गुजर ने कहा। इस पर नजर मत लगा। शेर के दोस्त भी शेर होते हैं बाबू गुजर। तू शेर है तो हम भी तेरे सजन हैं। तू हमारा ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मगर उस्ताद से आगे निकलने की कोशिश मत कर। फूलन चुपचाप बैठी उनकी बहस सुन रही थी। उसके आंसू खुश्क हो चुके थे और आंखों में उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं थी। उसकी कैफियत उस शख्स की सी थी जिसे तख्तादार की तरफ ले जाया जा रहा हो। कश्ती दूसरे किनारे पर पहुंची तो सब बाहर आ गए। किसी ने फूलन को धक्का दिया और उसे चलने का हुक्म दिया। उनका डेरा सामने ही था। वहां मौजूद डाकू उन्हें देखकर खड़े हो गए और फूलन पर फिक्रे चस्त करने लगे। बाबू गुजर ने फूलन को एक छोटे से शामियाने के अंदर धकेल दिया। विक्रम मल्लाह, जो अंदर से बल खा रहा था, बोला, आज ये छोकरी इसी खेमे में रहेगी। तू छोकरी की फिक्र मत कर विक्रम, बाबू गुजर ने कहा। इसके रहने का बंदोबस्त भी हो जाएगा, तू अपनी फिक्र कर। विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मेरा ख्याल है हमें यहां से चल देना चाहिए। हम रात यहीं गुजारेंगे, बाबू गुजर ने कहा। मौसम अच्छा नहीं है, कल सुबह यहां से रवाना होंगे। मैं इस छोकरी की वजह से परेशान हूं। ऐसा ना हो कि गांव वाले पुलिस को बुला लाएं। हमारे मुखबर गांव में मौजूद हैं। अगर पुलिस आई तो हमें इत्तला मिल जाएगी। ये लड़की बहुत खतरनाक है बाबू, विक्रम मल्लाह ने कहा। ये एक दफ़ा पहले भी हमारे हाथों से निकल कर जा चुकी है। ऐसा ना हो कि ये इस दफ़ा भी निकल भागे और पुलिस को हमारे डेरे के बारे में बता दे। एक डाकू बोला, मुझे गांव के एक आदमी से पता चला है कि ये थाने में रपट लिखा आई है। बाबू गुजर फूलन की तरफ घूमा। बोला, क्यों री, क्या ये सच है? मैं तो कहीं भी नहीं गई, फूलन ने जवाब दिया। घर में पड़ी सो रही थी। इतनी बारिश में कैसे बाहर निकलती? ये झूठ बोलती है, डाकू ने कहा। खबर देने वाला भरोसे का आदमी है, झूठ नहीं बोल सकता। उसका कहना है कि उसने अपनी आंखों से इसे आते जाते देखा था। ये छोकरी तो आफत है, आफत। ऐसी तेज बारिश में तो कोई सूरमा भी बाहर ना निकल सके। बाबू गुजर ने फूलन की पीठ पर बड़े गुस्से से हाथ मारा। क्यों री कमीनी, झूठ बोलती है? किस बाप के पास गई थी रपट लिखाने? फूलन के सबर का पैमाना लबरेज हो गया। बोली, तेरे बाप के पास गई थी। ये सुनकर बाबू गुजर ने फूलन के मुंह पर थप्पड़ मारा। हरामजादी, बोलती भी है। फूलन चकरा गई। बाबू गुजर ने कहका लगाया। उसके साथी भी कहके में शामिल हो गए, लेकिन विक्रम मल्लाह नहीं हंसा। बाबू, या तो इसे खत्म कर दो या फिर एक तरफ बैठी रहने दो, उसने कहा। इस पर हाथ उठाने का क्या फायदा? बाबू गुजर ने विक्रम को घूरा। बड़ी हमदर्दी है तुझे इससे? औरत पर हाथ उठाना हमारी शान के खिलाफ है। विक्रम मल्लाह औरत की सरेआम तजलील पसंद नहीं करता था।
तू किसी मंदिर में चला जा। बाबू गुजर ने विक्रम मल्लाह से कहा, मुझे बुज़दिल लोग पसंद नहीं हैं। इसमें बुज़दिली की कोई बात नहीं, विक्रम मल्लाह ने कहा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस छोकरी को मारना कोई बहादुरी नहीं है। मुझे धोखा देकर भाग गई थी। बाबू गुज्जर फूलन का बाजू मरोड़ता हुआ बोला, मैं इसे थोड़ा सा सबक सिखाना चाहता हूं ताकि ये आइंदा ऐसी हरकत ना करे। फूलन ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बाबू गुज्जर के बाजू पर काट लिया। बाबू गुज्जर ने उसे जमीन पर गिरा दिया। फूलन चीखती हुई उठी और बाबू गुजर के चेहरे पर नाखूनों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और कूल्हे पर पड़ने वाली लात की वजह से दोहरी हो गई। लेकिन वो पीछे नहीं हटी और डाकुओं के सरदार पर मुक्के बरसाने लगी। कवियुल जुस्सा बाबू गुजर पर इन मुक्कों का कोई असर ना हुआ। वो कहकहे लगाने लगा। यूं मालूम होता था कि वो उसकी मुज़ाहमत से महजूज हो रहा था। दूसरे डाकू भी इस वहशियाना खेल से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बाबू गुज्जर ने टांग अड़ाकर फूलन को गिराने की कोशिश की तो खुद भी साथ ही लुढ़क गया। दोनों गीली जमीन पर लोटपोट हो गए। विक्रम मल्लाह उठकर परे चला गया। वो इंसानियत सोज खेल बहुत देर तक जारी रहा। फूलन की चीखें और डाकुओं के कहकहे जंगल के सन्नाटे में गूंजते रहे। तकरीबन 1 घंटा के बाद वो खेल ख़त्म हो गया। फूलन की चीखें सिसकियों में तब्दील हो चुकी थीं और वो अपनी रूह के तारों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। बाबू गुज्जर ने उसे एक आखिरी लात रसीद की और कहा, इस दफ़ा अगर तू भाग कर गई तो मैं तेरे छोटे भाई को कत्ल कर दूंगा। ये उस 3 रोज़ा दहशत का पहला दिन था जो फूलन देवी के मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी।